पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में देखते हैं कुछ चीज़ों के बारे में कि जैसे देखिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो आया था 1781 में आया था, ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद इसकी सफलता के बाद पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम कंपनी द्वारा इसको बनाया जाता है और भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज रहता है। कहने का मतलब यह है कि जो पहले क्या था, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छे से काम कर रही होती, लेकिन अब यहाँ पे क्राउन जो था, जो राजा था ब्रिटेन का, उसका अधिकार कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अपना प्रभुत्व जमाने लगा था। ठीक है, तो इसीलिए इसने शीर्षक में रखा था भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। तो अब देखिए ब्रिटिश का नाम आने लगा ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम देखिए नहीं है, ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र, तो ये चीज़ें रखी गई थी। अब देखिए इस एक्ट के माध्यम से क्या होता है कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया जाता है। ठीक है, कि व्यापारिक कार्य अलग होंगे और राजनीतिक कार्य अलग होंगे। देखिए व्यापारिक क्रियाकलापों की जहाँ तक बात है तो कंपनी के निदेशक के हाथों में दिया जाता था। जैसे व्यापार करने के कार्य हैं किसके हाथ में रहेंगे, अब सोच कर देखिए कि एक क्षेत्र ये है, ठीक है, इसके व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी EIC, तो ये क्या करने आई थी भारत में, व्यापार करने। अब देखिए प्रभुत्व जमा रहे हैं ब्रिटिश सत्ता। ठीक है, इसने क्या किया, राजनीतिक कार्यों को अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व लगाना स्टार्ट कर देती है कि दोनों कार्यों को अलग अलग बांट देती है। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार मिलते हैं और राजनीतिक अधिकार ब्रिटिश सत्ता को मिलते हैं। वो अपनी अलग तरीके से परिषद के माध्यम से रूल करती है। अब देखिए व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशकों के हाथों में यथावत रखते हुए राजनीतिक क्रियाकलापों के लिए एक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय, ध्यान रखिएगा, 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की जाती है। भाई सोच कर देखिए कि अगर आज की डेट में मैं शासन करने वाला होता, आप जैसे आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उन चीज़ों को फील करके देखिए, उन चीज़ों को थोड़ा सा विजुलाइज करके देखिए, अपने आप को वहाँ पर फिट करके देखिए कि अगर आप ब्रिटेन के शासक होते और आपको एक राज्य भारत पर अधिकार जमाना होता, तो एक कंपनी आप ही के देश की कंपनी थी जो कार्य कर रही थी, उसी के माध्यम से आपको चीज़ें देखनी थी। लेकिन आपने क्या किया, आपने राजनीतिक कार्यों को मतलब अपने अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया और व्यापारिक कार्य जो है वो कंपनी के दे दिया। और वहीं ब्रिटेन में एक 6 सदस्यीय एक नियंत्रक मंडल जो नियंत्रण करेगा, जो रिपोर्ट करेगा किसको, संसद को, सरकार को। ठीक है, तो इस तरीके की प्रक्रियाएं बनाई जाती हैं 1784 के एक्ट के माध्यम से। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार क्या होता है, वो भारत उपनिवेश के 2 शासक होते हैं। प्रथम कौन सा होता है, कंपनी का निदेशक बोर्ड जो कि व्यापारिक कार्यों को देखेगा। दूसरा मंडल के जो एक नियंत्रण मंडल था, तो नियंत्रण मंडल से सम्राट शासन करेगा। समझ रहे हैं ना कि यहाँ पर भारत में 2 प्रकार के शासन लादे गए थे। व्यापारिक शासन अलग किया जा रहा था कंपनी के द्वारा और राजनीतिक जो चीज़ें थी वो अलग की जा रही थी सम्राट के द्वारा। देखिए गवर्नर जनरल की परिषद की जो संख्या थी तो उसको 4 से कम कर 3 कर दिया था। तो ये कुछ फीचर्स हैं कि उस समय वो परिवर्तन किए गए थे। ठीक है, अब इस परिषद को भारत में प्रशासन जैसे सैन्य हो गया, ठीक है, सैन्य हो गया, शक्ति हो गई, युद्ध, संधि, राजस्व, देशी रियासतों के अधीक्षण की शक्ति प्रदान की गई। तो देखिए अब ये जो गवर्नर जनरल की परिषद जो थी, ठीक है, तो परिषद में कौन कौन सी सैन्य शक्ति, युद्ध करना है कि नहीं करना, आपको भारत में सेना ज़्यादा रखनी है कि नहीं रखनी है, राजस्व किस प्रकार से क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इन सारी चीज़ों का निर्धारण कौन करेगा, आपका परिषद करती थी। ठीक है, तो ये शक्ति जो है वो किसको दी गई, परिषद को दी गई। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद को। अब देखिए प्रांतीय परिषदों की संख्या जो है उसे 4 से 3 कर दी गई है और इसी के साथ इन्हीं से सदस्यों में से एक प्रांत का सेनापति भी बनाया जाता था। ठीक है, केंद्र शासन का अनुपालन न होने पर जो गवर्नर जनरल था तो उसको प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार इस अधिनियम के द्वारा प्राप्त किया गया। अब देखिए जैसे मान लीजिए गवर्नर जनरल है, अब बम्बई में जो शासक है वो नहीं मान रहा है,
ठीक है, गवर्नर जनरल के आदेश नहीं मान रहा है या राजा नहीं मान रहा है, तो ऐसे में क्या है, ऐसे में वहाँ के जो राजा थे या वहाँ की सरकार थी, उनको बर्खास्त करने का भी अधिकार था। अब सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी चीज़ थी, ठीक है। तो यही चीज़ें, प्रक्रियाएं धीरे धीरे चलती हैं। अब देखिए अगली घटना क्या घटित होती है कि भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने हेतु इंग्लैंड में एक कोड की स्थापना की गई। देखिए एक बात, जैसे आपसे कोई बात बोली जाए कि आपके ऊपर मुकदमा चलेगा या आपके ऊपर अवैध कार्यों के लिए मुकदमा चलेगा, तो इसका मतलब यह है कि इससे पहले आपने अवैध कार्यों की शिकायत आपके खिलाफ में हुई होगी। तो ऐसा हुआ भी था कि अंग्रेज लोग क्या थे, अंग्रेज लोग अवैध व्यापार, अपने पर्सनल ट्रेड जो होता है, खुद के मतलब अलग से व्यापार करने लगे थे, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ, अंग्रेजी सरकार को पता चलता है कि भाई ये लोग गलत तरीके से उपहार ले रहे हैं और अलग तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, किसी के न जानते हुए, केवल सिंगल। तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में इन्हीं के लिए एक कोड की स्थापना की गई, या गलत तरीके से कोई गलत कार्य कर रहे हैं, ऐसी स्थितियों को ठीक करने के लिए इंग्लैंड में एक कोड की स्थापना की जाती है। इस एक्ट के द्वारा कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इस अधिनियम के द्वारा और क्या चीज़ें होती हैं, जैसे आपसे पूछ ही लिया जाए 1700, जैसे बीओ के एग्जाम में पूछ लिया आपसे कि 1784 के एक्ट की कुछ विशेषताएं बताइए, 25 वर्ड में पूछ लिया या 50 शब्दों में पूछ लिया, तो कम से कम आप मुख्य मुख्य बातें अगर आपको पता होंगी तो आप आसानी से लिख ले जाएंगे, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को देसी राजाओं से युद्ध संधि करने से पूर्व कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है। कि कहने का मतलब नियंत्रण जो यहाँ गवर्नर जनरल थे उन पर भी लगाया जा रहा था, वो अवैध रूप से व्यापार कर रहे थे, चीज़ों को गलत तरीके से कार्यों को कर रहे थे। तो इनके लिए क्या किया, इनके लिए गवर्नर जनरल को देसी राजाओं से अगर युद्ध या संधि करनी है तो जो संधि करने से पहले कंपनी के जैसे जो डायरेक्टर थे तो उनसे स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया था, ठीक है। तो ये कुछ नियंत्रण लगाए जा रहे थे। अब देखिए 1784 का एक्ट हम लोगों ने देखा, उसके बाद देखते हैं 1786 का एक्ट। देखिए 1786 के एक्ट के माध्यम से इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णयों को, ध्यान रखिएगा, जैसे गवर्नर जनरल है और 3 सदस्यीय परिषद है, ठीक है, 3 सदस्यीय परिषद है। अब इसमें क्या है, कोई भी निर्णय लिया जा रहा है, बहुमत से लिया जा रहा है, लेकिन अगर इसको नहीं पसंद आता गवर्नर को, ठीक है, गवर्नर जनरल को नहीं पसंद आता, तो ये क्या कर सकता है, आप मतलब निर्णय को निरस्त कर सकता है, ठीक है। अपने ही निर्णय, परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार प्रदान किया। ये बहुत बड़ी शक्ति थी कि मतलब एक तरीके से गवर्नर जनरल को बिल्कुल राजा बना देना कि हाँ आप परिषद के निर्णयों को भी इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, आपको जो करना हो करिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, और यह दोनों जो अधिकार हैं, ध्यान रखिएगा, कॉर्नवालिस महाशय को दिए जाते हैं, जो परिषद के निर्णयों को निरस्त करना, दूसरा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। तो ये दोनों की दोनों शक्तियां जो हैं वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्रदान की जाती हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, 1793 का चार्टर एक्ट आता है। तो देखिए 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से, इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष, अभी 20-20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है और नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई होती है। तो देखिए कहीं ना कहीं बोझ भारतीयों पर ही हर तरीके से शोषण की नई नीति ये निकालेंगे आके, हर एक चीज़ को आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ा रटने की जरूरत नहीं होती, थोड़ा सा सोचने समझने लगिए, अच्छे से चीज़ों को देखने लगिए, आप ही शासक बन जाइए और फिर देखिए कि वो चीज़ें कैसे समझ में आएंगी, ठीक है। कि आप ही के जैसे मान लीजिए एक मार्केट है, एक मार्केट में 4 दुकानें हैं, 4 दुकानें आपने स्टार्टिंग में दे दी कि हाँ भाई चलिए ठीक है ट्रेड करिए, फिर उसके बाद आपने थोड़ा सा नियंत्रण लगाया कि यार ये चारों दुकानें तो बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रही हैं, बहुत पैसा कमा रही हैं, तो आपने क्या किया, अब इन पर हम नियंत्रण रखेंगे, एक 5वां व्यक्ति हम 5वें दुकान जो रखेंगे वो देख रेख के लिए रखेंगे। फिर ऐसे में आपको लगता है कि हाँ यार इसको अगर हम शक्तियाँ दे दें तो हमारी सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, तो वो 5वां व्यक्ति भी जाकर इंग्लैंड में बोलता है जाके नहीं हमें शक्तियाँ दी जानी चाहिए,
तो उसको शक्तियां दी जाती हैं कि आप परिषद के निर्णयों को समाप्त कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं, आपको सेनापति बनाया जाता है। इसी के तहत 20 साल के अधिकारों को भी दिया जाता है। ठीक है, नियंत्रक सदस्यों को, अब देखिए जो पांचवा सदस्य जो था, पांचवी दुकान जो थी, ठीक है, मार्केट की, तो उस पांचवी दुकान का राशन खर्च भी वो 4 दुकानें देंगी। अब सोच कर देखिए कि भारत में ही जो एक नियंत्रक मंडल है, तो नियंत्रक मंडल के सदस्यों को पहले ब्रिटेन से मिलता, लेकिन अब भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। अब देखिए किस तरीके से शोषण करना स्टार्ट करते हैं ब्रिटेन के लोग। इसके बाद क्या होता है, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव पड़ती है। ये सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जब कोई भी क्षेत्र में आप लिखित कानून के तहत चीज़ें चलती हैं, तो यहीं पे जैसे कहते नहीं, एक छोटे सी चीज़ पे भी, कि जैसे वो 5 दुकानों की अभी लाइसेंसिंग नहीं हुई थी या कोई भी चीज़ लिखित नहीं थी, लेकिन अब क्या है, उन चारों मार्केट की दुकानों के लिए अब लिखित कानून है। वो चारों दुकानों को एक कर लीजिए, भारत मान लीजिए, ठीक है। तो वो चारों दुकानें एक एग्जाम्पल के लिए, समझाने के लिए कि कम से कम व्यवहारिक रूप से अगर आप समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव डाली गई। सभी कानूनों और विनियमों की व्याख्या करने का अधिकार जो है वो न्यायालय को प्रदान किया गया। कलकत्ता में न्यायालय की, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, ठीक है। तो ये कुछ बातें होती हैं जो 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से आती हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है आपका 1813 का राजलेखीय चार्टर एक्ट। तो अब देखिए 1813 के एक्ट से कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। जो सरकार ब्रिटेन में बैठी होती है उसको ये लगता है अब इसके अधिकार छीन लेने चाहिए, व्यापारिक अधिकार भी छीन लो, कहीं कुछ नहीं है, हम पैसा अपना कमाना होगा यार भैया, हम कमा लेंगे, कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। तो कंपनी को ये लगने लगता है। अब ऐसी स्थितियों में क्या होता है, ऐसी स्थितियों में अब कंपनी के तो एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। वहाँ के लोग, वहाँ की अन्य कंपनियां, भाई एकाधिकार का मतलब ये है कि केवल एक ही व्यक्ति का अधिकार है। अभी तक क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार था भारत में व्यापार करने का, लेकिन अब एकाधिकार को खोला जाता है। क्यों खोला जाता है, उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे रीजन यही आता है कि इंग्लैंड में बैठे अन्य कंपनियां या अन्य लोग व्यापार करना चाहते हैं भारत से। क्यों व्यापार करना चाहते हैं, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी गण रहते हैं यही पैसा लेकर वहां जाते हैं ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में जब वहां लोगों को देखते हैं जाकर कि अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा लाए, तो ऐसी स्थितियों में क्या होगा, ऐसी स्थितियों में तो यही होगा ना कि दूसरा भी पैसा कमाने आएगा, कहेगा यार चलो हम भी कमाते हैं चल के, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें कुछ दिखाई देती हैं कि मतलब एक व्यक्ति को देखकर दूसरे व्यक्ति भी व्यापार करने के लिए लायक रहते हैं। ये सेम चीज भी होती है। एक गांव में व्यक्ति होता है, शहर कमाने जाए, और शहर कमाने जाता है तो दूसरा व्यक्ति गांव का ही देखता है, यार बगल वाला तो यार बड़े पैसा कमा के लाया हुआ है, पता नहीं कहाँ से कमा रहा है। तो ऐसी स्थितियों में क्या होता है, ऐसी स्थितियों में चीज़ें और ज़्यादा, जो आसपास के लोग होते हैं वो भी कहते चलो यार हम चला जाए और हम भी चलते हैं, वहीं से कमा वहा के लाते हैं, या सऊदी अरबिया चलते हैं बड़े, यहाँ वहाँ से पैसा ऐसा कमा के लाते हैं। तो वैसे ही इंग्लैंड में था, इंग्लैंड से चीज़ें यहाँ पर चलकर आती हैं, ठीक है। जो लोग हैं वो भी व्यापार करना चाहते थे, अन्य कंपनियां हैं, अन्य लोग जो थे वो भी व्यापार करना चाहते थे। तो इसीलिए कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने, उस पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए, और मिसाई स्त्रियों को भारत में, देखिए अभी तक क्या था, सामाजिक व्यवस्था में उतनी दखल नहीं थी, लेकिन अब यहाँ से चीज़ें बदलेंगी। जहाँ से ब्रिटिशर्स जो थे वो भारत की जो एक सभ्यता और संस्कृति है, धर्म है, उस पर छेड़छाड़ करेंगे, उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव डालने की कोशिश करेंगे ईसाई मिशनरियों को भेजकर भारत में, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, और कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, और चाय और चीन के साथ व्यापार को अभी रखा जाता है। 1833 के एक्ट में उसको भी ख़त्म कर देंगे ये लोग, ठीक है, पूर्ण रूप से ख़त्म कर देंगे। अब देखिए इस चार्टर द्वारा भारत में पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की आज्ञा दी जाती है। ये बहुत बड़ा बात रहती है, बहुत बड़ी बात रहती है, क्योंकि आप सोच कर देखिए
कि ये तो वही बात हो गई कि उत्तर प्रदेश के आदमी को उसने कंट्रोल कर रखा है किसी एक छोटे से राज्य गोवा में, या बड़े से राज्य गुजरात में, या कहीं पर भी, ठीक है, या दिल्ली पे, कहीं पर भी मान लीजिए। अब यहाँ के व्यक्तियों को, यहाँ के धर्म प्रचारकों को भेजा जाता है वहाँ पर। तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ के लोगों में कितनी बड़ी बेचैनी होगी। और ये कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र का बात नहीं हो रही है, पूरे के पूरे देश की बात हो रही है कि हमारे देश में हमारे ही धर्म के नाम पर धर्म के खिलाफ में चीज़ें करी जा रही हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो लोगों को तो ये चीज़ें बुरी लगनी ही थी। यही चीज़ें धीरे धीरे चलकर 1858 की क्रांति, 1857 की जो क्रांति होती है, उसका भी बहुत बड़ा रीज़न बनेगा। लोग कहते हैं कि 1857 की क्रांति कैसे होती है, क्यों होती है। भाई सीधी सी बात है, एक कोई रीज़न कारण उत्तरदायी नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें जो उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, बहुत सारे कारण जो होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, कंपनी के व्यापारी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश जनों का व्यापार का अधिकार प्रदान कर दिया गया कि मतलब सभी लोग अब भारत से व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से दोस्तों समझेंगे, अच्छे से समझेंगे तो मज़ा आएगी आपको पढ़ने में, ठीक है, नहीं तो बोरियत महसूस होने लगेगी। चलिए, चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार के एकाधिकार को बनाए रखा गया कि चाय का व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और चीन के साथ में, चाइना के साथ में जो व्यापार करेंगे तो वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी, बाकी सब में अपना अपना घर वाले, गांव वाले सब अपना व्यापार कर ले के भैया, कौन कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप जितना भी व्यापार करना चाहें व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये देखिए, ये आप लोगों को लग रहा होगा ये वाला पॉइंट कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। तो आप लोगों को तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि यार चलो यार, कम से कम यूपी ने जहाँ जहाँ भी क्षेत्र पे कब्जा कर रखा था, उपनिवेश बना रखा था, कम से कम वहाँ की शिक्षा के लिए तो यार कुछ ना कुछ किया। जबकि ऐसा नहीं है। शिक्षा के लिए खर्च दिया गया था, 1 लाख रुपए दिया गया था, लेकिन कभी खर्चा ही नहीं हुआ। देखो ये इतनी अच्छी बात है कि शिक्षा के लिए कार्य कर रहे थे, कागजों में दिखा रहे थे, लेकिन खर्चा ही नहीं कर रहे थे। अब इस 1 लाख रुपए को शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का वो बंद किया जाता है, लेकिन खर्च कुछ भी नहीं होगा। सबसे अच्छी बातें होती हैं। तो ऐसी नीतियां जो है ब्रिटिश सरकार हमारे यहाँ लागू करती है। और क्या होता है कि स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाओं के करारोपण का अधिकार दे दिया जाता है कि जितनी भी लोकल बॉडीज जो होती हैं तो उनको कर लगाने का अधिकार दे दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद क्या है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इस राजलेख द्वारा कलकत्ता, बंबई, मद्रास सरकारों द्वारा निर्मित विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य कर दिया जाता है। कि देखिए ये भी एक पॉइंट जो आएगा, ये भी देखिए नियंत्रण के अंतर्गत जा रहा है कि आप बिल्कुल रहिए, जी हुजूरी करिए हमारी, कोई भी काम हमारे बिना पूछे नहीं कर सकते, ठीक है भाई। अनुमोदन जैसे कोई भी एक है, ठीक है, कोई भी, जैसे कलकत्ता है, बंबई, मद्रास है, इन सारे मतलब तीनों राज्यों में, तीनों स्थानों पर कोई भी कानून बनता है तो सबसे पहले भैया अप्रूवल के लिए पहले ब्रिटेन भेजा जाएगा। ऐसी स्थितियां थी। आप सोच सकते हैं कितनी विकराल स्थितियां। अगर यही चीजें आज की डेट में हो जाए, लोग कहते हैं कि आज़ादी तो ऐसे ही मिल गया। अरे आज़ादी ऐसे नहीं मिली। जो चीजें हमारे देश में जो पहले परिस्थितियां थी, इतिहास क्यों पढ़ते हैं लोग? इतिहास इसीलिए पढ़ते हैं कि अतीत से हम चीजों को जानें, अतीत में क्या हुआ है हम उससे सबक लें। किस तरीके से हमारा देश गुलाम बनाया गया था और किस तरीके से हम लोगों ने आज़ादी प्राप्त की है, उन चीज़ों को समझें, उसका मूल्य समझें। ये सारी चीज़ें जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से हम प्राचीन काल से उठकर आते हैं आज की डेट में, इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, तो यह अनुमोदन अनिवार्य कर दिया जाता है और ब्रिटेन सम्राट की स्वीकृति से कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नरों तथा प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति का अधिकार मिल जाता है। तो ये कुछ बातें होती है। अब देखिए 1833 का राजलेख आता है, चार्टर एक्ट आता है
1833 के चार्टर अधिनियम के पश्चात भारत में कंपनी के साम्राज्य में काफ़ी वृद्धि होती है, तो ये भी देखा जाता है, और साम्राज्य में काफ़ी वृद्धि होती है। और इस मतलब जिस पर समुचित नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1814, 23 और 29 में अधिनियम द्वारा कंपनी को कुछ अधिकार प्रदान किए। मतलब ये छोटे छोटे से एक्ट रहते हैं, कुछ नियंत्रण ही स्थापित किया जाता है, और कंपनी का जो शासन है 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, 33 से 53 1833 का एक्ट आता है, 20 वर्षों के लिए कंपनी का अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया जाता है। लेकिन बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। अभी तक क्या था, बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब क्या था, अब पूरे भारत में वो शासन करेगा, ऐसी चीज़ें निकल कर आती हैं। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ें जैसे देखिए ये है हिस्ट्री का पार्ट, हिस्ट्री में भी संवैधानिक विकास पढ़ना पड़ता है, लेकिन अभी पॉलिटी चल रही है, तो पॉलिटी में अगर हम स्टार्टिंग से अगर चीज़ों को देखेंगे तो अच्छा लगेगा, फिर हम लोग पॉलिटी की आगे बातों को करेंगे और व्यवहारिक रूप से करेंगे। ठीक है, तो सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया जाता है। इस कानून को अस्वीकृत कर स्वयं कानून बना सकता है, और गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा पारित कानून को अधिनियम कहा जाने लगता है। बम्बई और मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण की शक्तियों को वापस ले लिया जाता है, कि मतलब बम्बई है, मद्रास है, तो इनकी शक्तियां थी कि पहले कानून बना सकती हैं, लेकिन इनको भी वापस ले लिया जाता है। अब कहता है यार भैया छोटे मोटी चीज़ों पे हम बात नहीं करेंगे, अब तुम हटो यार, कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, कहा जाता है यार भैया आप चलो साइड हो जाओ और बाकी अपना अधिकार क्षेत्र हमें दो, कहीं कुछ नहीं है, अब कानून जो है हम सब बना लेंगे। तो ये बातें कही जाती हैं ब्रिटेन के द्वारा। पूर्ण अधिकार जो कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का रहता है, वो खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे एकाधिकार तो 1813 से एक्ट से खत्म कर दिया जाता है, लेकिन जब 1833 का एक्ट आता है तो जो चीन के साथ व्यापार था और चाय का व्यापार था, तो इसको भी खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए विधिक परामर्श हेतु, जैसे अगर कानूनी परामर्श कुछ चाहिए, कानून के विषयों पर कोई जानकारी चाहिए या सलाह लेनी है, तो गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया। अभी तक क्या थे, विधि सदस्य में मतलब गवर्नर जनरल था और 3 व्यक्ति थे। ठीक है, अब चौथा सदस्य क्या होगा, कानूनी सदस्य की नियुक्ति की जाती है, कि भाई कानून से संबंधित अगर कोई चीज़ें होंगी, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इसी के एक्ट्स के माध्यम से बंगाल, बम्बई और मद्रास, चेन्नई जो रहता है मद्रास, तो दोनों की अधिकारिता छीन लेते हैं कानून बनाने की। अब कानूनों बनाने के लिए भाई कोई ना कोई सदस्य चाहिए, तो ऐसी स्थितियों में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, उसे केवल परिषद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार रहता है। मतलब आप सलाह दे सकते हो भैया, ठीक है, आप सलाह दे सकते हो, लेकिन आप कहोगे भैया मतदान करो, मतदान नहीं मिलेगा। तो ऐसी चीज़ें कही जाती हैं। कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार को चाय और चीन के साथ व्यापार सहित सब कुछ खत्म कर दिया जाता है। कंपनी को बिल्कुल खत्म कर दिया, भैया हटो यार, तुम बहुत हो गए यार, हट जाओ, ज़्यादा सही है। तो ऐसी चीज़ें चलती हैं। कंपनी को प्रशासनिक एवं राजनीतिक दायित्व सौंपे जाते हैं। ठीक है, और ब्रिटेन के संहिताकरण करने के लिए गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का भी एक अधिकार दिया जाता है। 1834 में क्या होता, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय प्रथम विधि आयोग की स्थापना की जाती है। अब देखिए 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया जाता है। इस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया। देखिए उन्मूलन नहीं किया जा रहा है, विधि विरुद्ध मतलब कानून के विरुद्ध घोषित किया जा रहा है। ये 2 अलग अलग बातें। जैसे थोड़ा सा पढ़ा आपने, क्वेश्चन आता है और उसमें आपने समझ कुछ और लेते हैं, तो ये दिक्कत हो जाती है। ठीक है, देखिए विधि के विरुद्ध दास प्रथा को, तो क्या था कि दास प्रथा को विधि के विरुद्ध घोषित किया जाता है, लेकिन इसका उन्मूलन जो है 1843 के नियम 5 से किया जाता है।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए अधिनियम की धारा 187 थी, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। कंपनी के अधीन सरकारी पदों के चयन में किसी व्यक्ति के धर्म, जाति, स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहरा जाने का प्रावधान भी किया गया। तो ये भी भारतीयों के परिप्रेक्ष्य में अगर कही जाएगी थोड़ी बहुत ठीक ठाक धारा थी। ठीक है, चलिए अब 1853 का चार्टर एक्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए 1853 के चार्टर एक्ट की जहाँ तक बात करते हैं तो अधिनियमों यह जो अधिनियम रहता है भारतीयों द्वारा कंपनी के प्रतिक्रियावादी शासन की समाप्ति की मांग करता है और गवर्नर जनरल इस समय डलहौजी आते हैं। ठीक है, डलहौजी रहते हैं और कंपनी के शासन में सुधार हेतु एक प्रस्तुत रिपोर्ट के संदर्भ में पारित किया जाता है। ठीक है, कि भाई उस समय तक डलहौजी ने हड़प नीति के तहत बहुत सारे राज्यों को हड़प लिया होता है। ठीक है, अब देखिए इस अधिनियम के द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई होती है। मतलब विधायी कार्यों को और कानूनी कार्यों को और प्रशासनिक कार्यों को ध्यान रखिएगा, दोनों को अलग अलग करने की व्यवस्था की जाती है। विधि निर्माण के जो कोई भी कानून का निर्माण करना है, जैसे हमारे यहाँ संसद है, संसद क्या है, कानून बनाती है, तो कानून बनाने के लिए अलग चीज़ है, कार्यपालिका अलग है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है तो वो अलग है हमारे यहाँ। विधि निर्माण है तो भारत के लिए एक 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। ध्यान रखिएगा, कानून बनाने के लिए 12 सदस्यीय परिषद की स्थापना की जाती है और विभिन्न क्षेत्रों और प्रांतों के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाकर क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, विधान परिषद का प्रमुख कार्य जो है देश के लिए विधि बनाना, किंतु इस विधि को अधिनियम बनने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक रहती है। कि भाई आपने विधि जो विधान परिषद है, विधान परिषद को तो आपने कानून बनाने के लिए उत्तरदायी रखा, लेकिन बनेगा अधिनियम तभी बनेगा भैया, कानून तभी बनेगा जब गवर्नर जनरल जो हैं हमारे वो अनुमति दे देंगे। ठीक है, ऐसी विधियों को गवर्नर जनरल वीटो भी कर सकता था। उसको नहीं सही लग रहा है यार कोई कानून बेकार सा है, नहीं हमें अच्छा लग रहा हमारे अगेंस्ट में सरकार के नहीं हटाओ यार इसको। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें चलती थी। ऐसी विधियों को गवर्नर जनरल वीटो भी कर सकता था। बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, वित्तीय सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया जाता है। अब देखिए पहले गवर्नर जनरल 3 सदस्य, ठीक है, चौथा सदस्य विधि सदस्य था, अब इसको पूर्ण सदस्य बना दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 1853 की पहले क्या था, पहले पूर्ण सदस्य नहीं था, अब क्या है, इसको पूर्ण सदस्य बना दिया जाता है। और कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया जाता है। कि पहले क्या था, कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति जब की जाती थी तो उनका नॉमिनेशन क्या दिया, भाई इनको आप रख लीजिए ज़्यादा सही है। लेकिन अब क्या है, प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर अब नियुक्तियां की जाएंगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी, बहुत अच्छा प्रयास था कि भारतीयों को भी अब कंपनी के उच्च पदों पर भी जा सकते थे। ठीक है, लेकिन जा नहीं पाएंगे। ठीक है, ये सब ब्रिटिश सरकार की नीतियां थी और ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के शासन को समाप्त करने का अधिकार भी दिया गया था कि कंपनी को जिस समय चाहे जैसे चाहे वैसे आप ख़त्म कर सकते हैं। कंपनी तो चाह ही रही थी कि अब यार भैया बहुत हो गया, तुम बहुत व्यापार कर लियो, अब तुम हटो यहाँ से। हो जाता है 1857 का विद्रोह, और विद्रोह है में बिल्कुल निपट लेते हैं वो। फिर सामग्री की घोषणा होती है, कैनिंग साहब वो इलाहाबाद में अपना घोषणा करेंगे। घोषणा करने के बाद सीधे अपना पहुंचते हैं, सीधे शासन जो होता है वो आपका ब्रिटेन के माध्यम से, ब्रिटेन की जो सम्राट रहते हैं उनके माध्यम से होने लगता है। ठीक है, अब देखिए निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या जो है 24 से कम करके 18 कर दी गई। देखिए आगे पीछे लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा भार हो रहा है, पैसा ज़्यादा हमारा जा रहा है, तो ऐसी स्थितियों में वो कम कर देते हैं कि भाई चलो अच्छा ऐसा करते हैं, निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से कम करके 18 कर देते हैं। उसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। अब उसमें भी 18 किए, 18 में से भी 6 जो होंगे वो आपके क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। यह राजलेख जो था वो भारत शासन के इतिहास में अंतिम चार्टर लेख था या राजलेख था। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसके बाद देखिए भारत सरकार अधिनियम 1857 की क्रांति हो चुकी होती है। उसके बाद 1858 का भारत सरकार अधिनियम आता है। तो इसको अब हम लोग देखते हैं कि देखिए जैसे लॉर्ड पाल्मस्टन ने 12 फरवरी 1958 को भारत में दोहरे शासन के दोषों को दूर करने के लिए एक विधेयक संसद में रखते हैं और कुछ कारणों की वजह से पाल्मस्टन को त्यागपत्र देना पड़ता है, क्योंकि यह जो बिल रहता है बिल पारित नहीं हो पाता है। इसके पश्चात क्या है, यह अपना सरकार त्याग देते, मतलब इनको इस्तीफा देना पड़ता है लॉर्ड पाल्मस्टन को। और किसी भारतीय मुद्दे पर पहली बार ऐसा हुआ था कि ब्रिटेन की सरकार गिरी थी, ठीक है। तो यहीं से जो चीज़ें होती हैं वो बदलती हैं। डर्बी प्रधानमंत्री बनते हैं इसके बाद, और उनके काल में प्रस्तुत विधेयक जो रहता है 2 अगस्त 1858 को महारानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर के बाद पारित हो जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, भारत शासन अधिनियम 1858, जिसका उद्देश्य क्या रहता है, 1857 के विद्रोह, जैसे 1857 का विद्रोह हो चुका होता है, इससे पहले क्या है, सहायक संधि के द्वारा अपने साम्राज्य विस्तार करती है। हड़प संधि के द्वारा, हड़प नीति के द्वारा सरकार जो ब्रिटेन की सरकार रहती है तो वो राज्यों को हड़पती है। तो ऐसी स्थितियों में क्या होता है, ऐसी स्थितियों में 1857 के विद्रोह जैसी घटना दोबारा ना हो, इसको रोकना और इसे प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करके भारत का उपयोग जो है ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों में करना, तो ये सारी की सारी चीज़ें इस एक्ट के माध्यम से की जाती हैं, ठीक है। अब देखिए इस कानून के द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया जाता है, मतलब कंपनी को बिल्कुल एक तरीके से निर्लही कर दिया जाता है, ख़त्म ही कर दिया जाता है और उसको ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया जाता है, ठीक है। यह कार्य जो है विक्टोरिया की एक, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा जुकाम हो गई है तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। यह कार्य जो है विक्टोरिया की एक राजकीय घोषणा द्वारा किया जाता है। लॉर्ड कैनिंग साहब जी हमारे आते हैं। लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को यह घोषणा करके आगे की चीज़ों को बताते हैं, ठीक है। अब देखिए निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल, ये सारी चीज़ों को सब खत्म कर देते हैं, हटाओ यार बहुत हो गया, परिषद नियंत्रक मंडल, निदेशक मंडल, ये सब हटा दो, बिल्कुल हटा दो। और इनके जो समस्त अधिकार क्षेत्र हैं उनको एक व्यक्ति में समाहित कर देते हैं। भाई तो चलो भैया भारत सचिव एक पद बना देते हैं, उसी को सब दे देते हैं, उसी से हम अपना रिपोर्टिंग लेते रहेंगे, ठीक है। भारत सचिव अनिवार्यतः ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, ये बहुत अच्छी मतलब बात थी। और भारत सचिव की सदस्यता के लिए 15 सदस्यों की एक सभा, जिसको भारत परिषद कहा गया, एक नई परिषद का गठन कर दिया गया, भारत परिषद नया नाम दे दिया गया इन लोगों ने, ठीक है। और एक व्यक्ति टॉप मोस्ट लेवल पर रख दिया भारत सचिव, और भारत सचिव जो होगा संसद और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, ठीक है। इसके सदस्यों की 8 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार कंपनी के डायरेक्टरों को दिया गया था, ठीक है। और परंतु प्रत्येक परिस्थिति में यह आवश्यक था कि 15 में से कम 9 सदस्य ऐसे हों जो कम से कम 10 वर्ष तक का भारत में सेवा कर चुके हों तथा अपनी नियुक्ति के समय भारत से जुड़े 10 वर्षों से अधिक समय ना हुआ हो। भारत शासन के इस भाग को भारत सचिव और भारत परिषद को सम्मिलित करके गृह सरकार नाम दिया गया है। ध्यान रखिएगा, भारत सचिव और प्लस भारत परिषद दोनों अब क्या नाम दिया गया है इसको, परिषद को, इन दोनों को नाम दिया गया है गृह सरकार, ठीक है। गृह सरकार, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, ये इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होगा अब आगे, ठीक है। भारत सचिव और उसके परिषद के सदस्यों का वेतन एवं अन्य खर्चे भारतीय राजस्व से देने पड़ते थे। भारतीय सचिव अपनी परिषद के सदस्यों को पद से नहीं हटा सकता था। अब उनको पदच्युत करने का अधिकार केवल ब्रिटिश संसद को ही प्राप्त था, ठीक है। अब भारत सचिव भारत परिषद का अध्यक्ष होता था। भारत सचिव जो था, जो परिषद बनी थी, जो काउंसिल बनी थी, उसका अध्यक्ष होता था और भारत मंत्री को सामान्य मत देने का अधिकार भी था। साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि समान स्थिति में कि जैसे समान मत देने का मतलब सभी लोगों को समान मत देने का अधिकार था, ठीक है। अब देखिए कुछ बातें और भी हैं। 1861 का अधिनियम जो है हम लोग
अगले वाले लेक्चर में देखेंगे। अभी तक यही तक कंप्लीट कर लेते हैं। भारत सचिव को गवर्नर जनरल वायसराय के आवश्यक एवं गुप्त पत्र अपनी परिषद को बिना हटाए भेजने एवं प्राप्त करने का भी अधिकार दे दिए गए थे। अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में भारत सचिव भारत परिषद की राय मानने के लिए बाध्य था। कहने का मतलब ऐसा ना हो कि पता लगा भारत सचिव ही बिल्कुल पगला जाता है, ऐसा ना हो कि निरंकुश ही हो जाए कि भाई चलो यार बढ़िया है, अब तो हमारा सब अधिकार तो हमारे ही चलेंगे और किसी के नहीं चलने वाले हैं। तो ऐसी स्थितियों में क्या है, भारत परिषद की राय मानने के लिए बाध्य था। ठीक है, ऐसा नहीं मनमानी कर सकते हो आप, भारत परिषद जो बनाई गई है उसके जो राय है उसको मानने के लिए भी बाध्य हैं आप। ठीक है, भारतीय प्रशासन के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार ब्रिटिश सम्राट ने सब परिषद, भारत सचिव और भारत स्थित उच्च पदाधिकारियों के मध्य विभाजित कर दिया था। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद के विधिक सदस्य और एडवोकेट जनरल की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाने लगी। कि देखिए कहीं ना कहीं चीज़ें अपने अंडर ली जा रही थी कि भाई हम सब कुछ करेंगे, ब्रिटेन से ही करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें 1861 में सर्वप्रथम जेम्स विल्सन द्वारा भारत में बजट प्रस्तुत किया गया और भारतीय उच्च न्यायालय में अधिनियम 1861 एवं भारतीय असैनिक सेवा अधिनियम 1861 पारित किए जाते हैं। अब देखिए पीटी में ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा, अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए। अभी बहुत मज़ा आने वाला है, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिए। ठीक है, और 1861 के अधिनियम से अब हम लोग कल की डेट में हम लोग अगले वाले लेक्चर में